हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं खानदान, जाति, मिल्कियत और रियासत का आगाज। जहाँ तक इन घरानों के अंदर खानदानी ज़िंदगी का ताल्लुक है, हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि कम अज़ कम रूस में घर के मालिक के बारे में मशहूर था कि वो नौजवान औरतों और ख़ासकर अपनी बहुओं के सिलसिले में अपनी हैसियत से बहुत ज़्यादा नाजायज़ फ़ायदा उठाया करते थे और अक्सर वो इन्हें अपने हरम की सी शक्ल दे देता था। रूस के अवामी गीतों में इन हालात की बड़ी पुरजोर तर्जुमानी की गई। मादरी हक के खात्मे के बाद एक जोजूदगी के निज़ाम ने बड़ी तेज़ी से तरक्की की, लेकिन इसका जिक्र करने से पहले हम शादी की इन शक्लों के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, जिसमें एक शौहर के कई बीवियां और एक बीवी के कई शौहर हुआ करते हैं। शादी की ये दोनों शक्लें अगर किसी मुल्क में साथ साथ मिले तो और बात है, वो जैसा कि सबको मालूम है वो साथ साथ नहीं मिलती, वरना जाहिर है कि वो सिर्फ गोया मुस्तस्ना हैसियत से तारीख की तफरीही पैदावार की हैसियत से ही पाई जाती है। समाजी अदारों से कतई नज़र ये कहा जा सकता है कि मर्दों और औरतों की तादाद व हैसियत मजमूई हमेशा बराबर रही है और इसलिए ये मुमकिन नहीं था कि कसरत अज़वाज यानी एक शौहर के मुतअद्दिद बीवियों के निज़ाम में जो मर्द अकेले बचे रहे हों वो इन औरतों से मुतमईन हो जाएं जो कसरत शौहरी यानी एक औरत के मुतअद्दिद शौहरों के निज़ाम में अकेली बची रही है। इसलिए जाहिर है कि शादी के इन दोनों शक्लों में से किसी एक का भी आम रिवाज नहीं हो सका। जाहिर है मर्द की मुतअद्दिद बीवियों का दस्तूर दरअसल गुलामी के निज़ाम की पैदावार थी और महज एक मुस्तस्ना हैसियत रखती थी। सामियों के पदरी खानदान में महज सरदार खानदान और ज़्यादा से ज़्यादा इसके दो एक बेटों की मुतअद्दिद बीवियाँ होती थीं। खानदान के बाकी लोगों को एक ही बीवी पर किनायत करनी पड़ती थी। आज भी तमाम मशरकी मुल्कों में यही हाल है। कई बीवियाँ रखना दौलतमंदों और कुछ नवाबों का ठाठ की बात है। वो बादियाँ खरीद कर घर में डाल लिया करते हैं। आम लोग एक ही शादी करते हैं। इस तरह हिंदुस्तान और तिब्बत में एक औरत के मुतअद्दिद शौहरों का दस्तूर मुस्तस्ना हैसियत रखता है। ये यकीनन एक दिलचस्प सवाल है कि गुरुवार शादी से इसकी इब्तिदा कैसे हुई, लेकिन अभी इस मौजू का और ज़्यादा गहरा मुताला करने की ज़रूरत है। लेकिन इसमें शक नहीं कि ये चीज़ मुसलमानों के हरम के मुकाबले में जहाँ रश्क व रकाबत का दौरा था कहीं ज़्यादा काबिल बर्दाश्त थी। कम अज़ कम हिंदुस्तान के नायर लोगों में तो यकीनन 3-4 या ज़्यादा मर्दों में एक बीवी मुश्तरक होती है, लेकिन साथ ही इनमें से हर मर्द को इख्तियार होता है कि चाहे तो दूसरी 3-4 मर्दों के साथ एक और बीवी रखे और इसी तरह औरों के साथ मिलकर तीसरी और फिर चौथी बीवी रखे और इस तरह अपनी बीवियों की तादाद बढ़ाता रहे। ताज्जुब की बात है कि इन शादी कल्बों या बिया मंडलियों को देखकर जिनमें एक मर्द बवक्त कई मंडलियों का रुकन हो सकता था और जिनका हाल खुद मैकियावेलियन ने बयान किया है। मैकियावेलियन ने एक नई किस्म की शादी क्लब शादी नहीं दरियाफ्त कर ली, लेकिन ये क्लब शादी सही मानों में कसरत शौहरी नहीं है। इसके बरक्स जैसा कि तेलियों ने लिखा है, ये गुरुवार शादी की एक महज शक्ल है जिसमें मर्द भी कई शादियाँ करते हैं और औरतें भी। एक जोजूदगी का खानदान। ऊपर जिक्र हो चुका है कि ये खानदान बर्बरियत के दरमियानी और आखिरी दौर के बीच के कुबूरी ज़माने में जोड़ा खानदान से पैदा हुआ और इसके मुकम्मल फतेह इस बात की अलामत थी कि तमद्दुन का अहद शुरू हो चुका है। एक जोजूदगी की बुनियाद मर्द की फौकियत पर है। इसका एलानिया मकसद ऐसे बच्चे पैदा करना है जिनकी विलायत के बारे में कोई शोबा ना हो। इसकी ज़रूरत इसलिए होती है कि वक्त आने पर बच्चे अपने बाप के असली वारिस की हैसियत से इसकी दौलत का तरका पाएँ। एक जोजूदगी और जोड़ा बिया में फ़र्क है। एक जोजूदगी में शादी का रिश्ता कहीं ज़्यादा मजबूत होता है और फिरक़ैन में से कोई भी जब चाहे इसको तोड़ नहीं सकता। आम तौर से अब सिर्फ मर्द ही को इस रिश्ते को मुंतक़े करने और बीवी को छोड़ने का इख्तियार होता है। अब भी इसको अपनी बीवी से बेवफाई करने का हक हासिल है।
कम से कम रस्म रिवाज में तो इस पर अपनी मोहर लगा ही दी। ऐन नेपोलियन में अलल एलान शौहर को यह हक दिया गया है कि वो चाहे तो दास्ता रख सकता है, बशर्तिया इससे घर के अंदर ना लाए। जैसे जैसे समाज के नस्लनुमा होती है, मर्द इस हक से ज़्यादा फ़ायदा उठाता है, लेकिन अगर बीवी पुराने जिनसी रिवाज को याद करके इन पर अमल करना चाहे तो इससे पहले से भी ज़्यादा सख्त सज़ा मिलती है। हम देखते हैं कि यूनानियों में खानदान की इस नई शक्ल पर बड़ी सख्ती के साथ अमल किया जाता था। जैसा कि मार्क्स ने बताया है, यूनानी देवमालाओं में देवियों की जो हैसियत है वो एक पुराने दौर की तर्जुमानी करती है, जब औरतों को ज़्यादा आज़ादी हासिल थी और इनकी ज़्यादा इज्जत की जाती थी। लेकिन हम देखते हैं कि सुरमाई अहद में मर्दों के गलबा और गुलाम औरतों के मुकाबले की वजह से औरतें अपनी बुलंद मर्तबा से गिर गईं। ओडिसी में आप पढ़ेंगे कि टेलीमास अपनी माँ को डांट कर खामोश करा देता है। होमर की नज़मों में हम पढ़ते हैं कि जब कभी जंग में नौजवान औरतें पकड़ी गईं, इनको जिनसी जिल्लत कुशी का जरिया बनाया। फौज के अफसर अपने अपने दर्जे के मुताबिक एक के बाद एक आते हैं और सबसे खूबसूरत औरत को अपने लिए चुन लेते हैं। हम जानते हैं कि एलिट की पूरी दास्तां इस एक वाक़ये के गिर्द घूमती है कि एकलेज और एगामोमिन में एक ऐसी ही गुलाम लड़की के बारे में झगड़ा हो गया है। होमर की नज़मों में ही अहम हीरो के साथ एक गुलाम लड़की जरूर होती है जो इसके खेमा में रहती है और जिसके साथ वो हमबिस्तर होता है। इन लड़कियों को इनके मालिक अपने साथ घर ले जाते हैं जहाँ इनकी बीवियाँ होती हैं। स्केलेक्स के यहाँ इस तरह के एगामोमिन किसिंडर को अपने घर ले गया था। इन बांदियों से जो बेटे पैदा होते हैं, इन्हें बाप की जायदाद का छोटा सा हिस्सा मिलता है और इन्हें आज़ाद समझा जाता है। तेलामू का एक ऐसा ही नाजायज बेटा तिवक्रास था जिसे अपने बाप का नाम इख्तियार करने की इजाज़त दे दी गई थी। ब्याहता बीवी से उम्मीद की जाती थी कि वो ये सब कुछ खामोशी के साथ बर्दाश्त कर लेगी और खुद शौहर की पूरी तरह वफादार रहेगी। ये सही है कि तमद्दुन के अहद के मुकाबले में सुरमाई दौर में यूनानी बीवी की ज़्यादा इज्जत की जाती थी, लेकिन शौहरों के निज़ाम में इसकी हैसियत इससे ज़्यादा नहीं थी कि वो इसके जायज़ वारिसों की माँ है, इसके घर की देखभाल करती हैं और इसकी बांदियों की निगरानी करती हैं, जिन्हें वो जब चाहे दास्ता बना सकता है और अक्सर वो ऐसा करता भी है। एक मौजूदगी के साथ चूँकि बराबर गुलामी का रिवाज रहा और खूबसूरत नौजवान बांदियों का वजूद रहा जो हमेशा मर्दों की पूरी मिल्कियत होती, इसलिए शुरू ही से यकजहती पर इसका असर पड़ा और इसकी वजह से यकजहती का ये मखसूस किरदार हो गया कि औरतों के तो एक शौहर की पाबंदी है, मगर मर्दों के लिए यकजहती नहीं है। और आज भी यही हालत चली आ रही है। जहाँ तक सुरमाई अहद दौर की बात के यूनानियों का ताल्लुक है, हमें डार्विन और आयोनियन लोगों में फ़र्क करना चाहिए। डार्विन लोगों की सबसे अच्छी और नुमाया मिसाल स्पार्टा में मिलती है। इनमें शादी के ऐसे रिश्ते मिलते हैं जो कई बातों में होमर के बताए हुए रिश्तों से भी ज़्यादा कदीम है। स्पार्टा में हमें जोड़ा गया कि एक शक्ल भी मिलती है जिसे वहाँ की रियासत में मरूज़ा ख्यालात के मुताबिक इसी कदर बदल दिया था। जोड़ा गया कि ये एक ऐसी शक्ल थी जिसमें इस वक्त तक गुरुवार शादी के असराज भी मौजूद थे। जिस शादी से बच्चे नहीं होते थे उसे मुंतफिया कर दिया जाता था। बादशाह इक्सिंद्रेस तकरीबन 650 कब्ल मसीह पहले की बीवी पहली लावल्द थी, इसलिए इसने दूसरी शादी की और 2 घर बसाए। इसी ज़माने का एक बादशाह अरिस्टोनिस है, इसकी 2 बीवियाँ लावल्द थी, इसने एक को छोड़ दिया और तीसरी शादी की। दूसरी तरफ कई भाई मिलकर एक बीवी रख सकते थे। अगर किसी शख्स को अपने दोस्त की बीवी पसंद आ जाती तो वो इसका हिस्सेदार बन सकता था, और जैसा कि बेशुमार कहेगा, अगर
कहीं कोई मजबूत सांड हो, चाहे वो शख्स शहरी ना हो, तो भी अपनी बीवी को इसके सुपुर्द करना मुनासिब समझा जाता था। प्लूटार्क की एक किताब में एक जगह ये तज़किरा है कि एक स्पार्टन औरत ने अपने एक आशिक को, जो बहुत दिनों से इसके पीछे पड़ा हुआ था, अपने शौहर के पास भेज दिया। सोमान ने इससे यह नतीजा निकाला कि इन दिनों जिनसी आज़ादी ज़्यादा थी। जिनाकारी यानी शौहर की पीठ पीछे बीवी का इससे बेवफाई करना इन दिनों सुनने में भी नहीं आता। दूसरी तरफ स्पार्टा में कम से कम इसके उरूज के ज़माने में घरेलू गुलामी नहीं थी और जरई गुलाम ह्यूलिट अलग जागीर पर रहते थे, इसलिए स्पार्टीज को इनकी औरतों से हमबिस्तरी की तरगीब कम ही मिलती थी। इन हालात में ये कुदरती बात थी कि दूसरी तमाम यूनानी औरतों के मुकाबले में स्पार्टा की औरतों की ज़्यादा इज्जत होती थी। कदीम ज़माने के मुसन्निफों ने यूनानी औरतों में सिर्फ स्पार्टा की औरतों और एथलीट की हिताड़ी औरतों के सबसे ऊंचे हिस्से का जिक्र अदब और एहतराम के साथ किया है। इनके अक़वाल की अपनी किताबों में जगह दी है। आयोनियन लोगों में, जिनकी नुमाया मिसाल एथेंस के लोगों में है, हालात कुछ और थे। वहाँ लड़कियाँ सिर्फ चरखा काटना, कपड़ा बुनना और सीना पूरना सीखती। बहुत हुआ तो कुछ लिखना पढ़ना भी सीख लिया। मर्दों से इन्हें बिल्कुल अलग रखा जाता था, वो सिर्फ औरतों से ही मिल सकती थी। औरतें घर के एक अलहदा हिस्से यानी खिलवत में रहती थी। यह हिस्सा आम तौर पर ऊपर की मंजिल पर या मकान के पीछे की तरफ होता था, जहाँ मर्दों का और ख़ासकर किसी अजनबी मर्द का गुजर आसानी से नहीं हो सकता, और मर्द मेहमानों के आने पर ही बीवियाँ वहाँ चली आती थीं। बीवियाँ सिर्फ किसी बांदी को साथ लेकर ही बाहर जा सकती थी, वरना नहीं। घर के अंदर इन पर पहरा सा रहता था। अरिस्टोफेन्स लिखता है कि बदकारों को दूर रखने के लिए मोलूसिन कुत्ते पाले जाते थे। एशियाई शहरों में औरतों पर पहरा देने के लिए ख्वाजा सरा रखे जाते थे। हेरोडोस के ज़माने में भी जजीरा किरिस में गुलामों को अख्ता करके ख्वाजा सरा तैयार किए जाते थे और इनका व्यापार किया जाता। वाकिस मेहता का कहना है कि वो सिर्फ बर्बरियों के लिए नहीं होते थे। यूरोपेटेज के ड्रामों में बीवियों को ओयोकोरिमा कहा गया है, जिसके मानी है घर की निगहदाश्त करने वाली चीज़। ये लफ्ज़ बेजिंस का है और एथेंस के लोगों की नज़र में बीवी का काम बच्चे पैदा करने के अलावा अगर कुछ था तो सिर्फ ये कि वो घर की सबसे बड़ी मुलाजिमा थी। शौहर अखाड़े में कसरत और वर्जिश करता था, शहरी मामलात में हिस्सा लेता था, बीवी को इन सब से अलहदा रखा जाता। इसके अलावा शौहर के पास अक्सर लौंडियाँ बांदियाँ होती थीं। इटली के उरूज के ज़माने में कसरत से तवाफ़ें थीं, बड़े पैमाने पर असमत फरोशी होती थी और हुकूमत अगर कुछ नहीं तो इसको पसंदीदगी की नज़र से तो देखती ही थी। यूनान में जितनी औरतें ने भी इम्तियाज़ हासिल किया, वो इसी असमत फरोशी की बुनियाद पर, वो अपनी जिंदा दिली और खुशगोई और फ़नून लतीफ़ों के आला ज़ौक़ की बदौलत कदीम निसाइयत की आम सतह से इसी कदर बुलंद थी जिस कदर स्पार्टा की औरतें अपने किरदार की बदौलत। एथलीट के ख़ानदानी निज़ाम की पुष्टि का इससे बड़ा कोई सबूत नहीं हो सकता कि औरत को अपना मर्तबा हासिल करने के लिए पहले तवाइफ बनना पड़ता था। रफ्ता रफ्ता एथलीट के ये ख़ानदान एक नमूना बन गया और सिर्फ आयोनिया के बाकी लोग ही नहीं बल्कि ख़ास यूनानी और इसके नौ आबादियात के सारे यूनानी लोग भी अपने ख़ानदानी ताल्लुकात को ज़्यादा से ज़्यादा इसी सांचे में ढालने लगे। लेकिन इस तमाम अलहदगी और निगरानी के बावजूद यूनान की औरतें अक्सर अपने शौहर को धोखा देने के मौका निकाल ही लेती। इनके शौहर जिनमें अपनी बीवी से मोहब्बत का इजहार करने में शर्म महसूस होती थी, तवाफ़ो और दास्ता औरतों के साथ जी खोल कर दाद ऐश किया करते और तरह तरह से मोहब्बत के मज़े लूटते थे। लेकिन औरतों की ये गिरावट मर्दों को भी मुतासिर किए बगैर ना रह सकी। इसने उन्हें भी अखलाकी पस्ती के गड्ढों में गिरा दिया।
यहाँ तक कि वो लड़कों से मोहब्बत के जिनसी मर्ज में मुब्तला हो गई और गेनी मींड का किस्सा गढ़ कर इन्होंने अपने और अपने खुदाओं दोनों को रुसवा किया। कदीम ज़माने की सबसे मुतमद्दिन और तरक्की याफ्ता कौम में जहाँ तक हम पता लगा सके हैं, एक वजूदी की इब्तिदा इसी तरह हुई। किसी एतबार से भी ये इनफरादी जिनसी मोहब्बत का नतीजा नहीं थी, इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं था, क्योंकि शादी पहले की तरह अब भी मुसल्लहत की बिना पर की जाती थी। ये ख़ानदान की वो पहली शक्ल थी जिसकी बुनियाद कुदरती नहीं बल्कि इक़्तिसादी हालात पर थी, यानी इब्तिदाई मुश्तरका मिल्कियत पर, जिसकी नशोनुमा कुदरती तौर पर हुई थी। जाती मिल्कियत की फतेह यही इसकी बुनियाद थी। यूनानी वाले एलानिया कहते थे कि एक मौजूदगी का वाहिद मकसद ये है कि ख़ानदान के अंदर मर्द की हुक्मरानी हो, ऐसे बच्चे पैदा हों जो सिर्फ इसके नुत्फ़े से हों और जो इसके वारिस बने। इन बातों से कतई नज़र शादी एक बार थी खुदा रियासत और अपने आबो अजदाद का आयद किया हुआ फरीजा थी, जिसको किसी तरह अदा कर